हाय गाइस, माय नेम इज़ राज दुबे। विनोद कुमार बंसल, ये वो नाम है जिसने कोटा को कोटा बनाया। आज आप सब लोग कोटा को जो जानते हो, इसमें सबसे बड़ी अगर नींव का पत्थर रखने की बात कहेंगे हम, तो वो बीके बंसल सर हैं, जिनका पूरा नाम विनोद कुमार बंसल है। और अब ये हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आई एम श्योर आपको ये खबर तो मिली ही होगी। और सबकी तरफ से, मैं आप सभी की तरफ से उनके लिए प्रे करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने सारे जितने भी जो भारत के, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए करके वो जा चुके हैं। और नो डाउट मतलब जो कुछ भी कोटा आज है, उनका बहुत बड़ा श्रेय है। ओवर द टाइम और भी कई संस्थाएं आई और फिर उन्होंने कोटा का नाम बढ़ाया, लेकिन जो पहले कुछ दशक हैं और जो पहली नींव थी, आधारशिला थी, उसमें बीके बंसल सर का बहुत बड़ा योगदान था। छोटा सा इनका परिचय मैं आपको देता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे हम उनके बारे में। इनका जो जन्म हुआ था 1949 में हुआ था। झांसी उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है झांसी, बट ये ऑलमोस्ट बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है। बुंदेलखंड एरिया जो है वो ग्वालियर के नीचे की तरफ, भोपाल और ग्वालियर दो शहर को आप देख लीजिए तो उसका बीच का हिस्सा है। काफ़ी अच्छे से मैं झांसी से परिचित हूँ, इसलिए मैं आपको इतना बता पा रहा हूँ। पिता जो इनके थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट जॉब थी पिता की, और इसी वजह से ये एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी। और जो गरीबी वाले हम अक्सर केसेस सुनते हैं कि अधिकतर जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे बहुत प्रसिद्ध लोग हैं, वो गरीबी से निकले हैं, तो वैसा भी कोई केस नहीं था। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, आप और हमारी तरह ही एक फैमिली से थे। फिर 1949 के बाद 1954 के टाइम पे ये लखनऊ शिफ्ट हो गए, चूँकि इनके फादर जो थे उनको लखनऊ में गवर्नमेंट जॉब थी, तो लखनऊ में उनको शिफ्ट कर दिया था। वहाँ पे ये इन्होंने अपनी स्कूलिंग वगैरह पूरी की। एक छोटा सा किस्सा यहाँ की इनकी स्कूलिंग के समय हुआ, जिसने इनके जीवन में काफ़ी रोशनी भरी, और वो बहुत बड़ा योगदान निभाता है आज जो कुछ भी हम बंसल सर को देखते हैं। तो इन्होंने ये चूँकि लालटेन में पढ़ते थे, उस समय इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं हुई थी 1954 के टाइम पे इंडिया में। तो मतलब आई थी लेकिन उतनी एक्सेसिबल नहीं थी, तो ये लालटेन में पढ़ते थे। लालटेन में चूंकि वो केरोसिन डली होती, तो उससे जो है आंखों में, जो उसकी लौ है, धुआं है, उससे आंखों में जलन होती थी इनके। तो इन्होंने अपने पापा से पूछा कि पिताजी ये अपने यहाँ लाइट कब लगेगी। उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है अगर 2-3 साल लगातार टॉप कर जाते हो तो हमारे घर में जो है लाइट आ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो ये उतने रैशनल किस्म के व्यक्ति नहीं थे, तर्कवादी नहीं थे उस समय, क्योंकि छोटे थे। तो उन्होंने जो की त्यों बात मान ली उनकी, और उन्होंने खूब मन लगा के पढ़ा। और कहा जाता है कि 6, 7, 8, 9th तक इन्होंने टॉप किया। 9 तक तो पक्का है, उसके बाद भी शायद इन्होंने टॉप किया। तो इनको एक स्कॉलरशिप 362 रुपये की स्कॉलरशिप मिली, 362 या 72। इस स्कॉलरशिप में से 72 रुपये, उस समय ये बहुत ज़्यादा होती है। आपको लग रहा होगा कि ये तो मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा अमाउंट था ये। तो जो उनमें से 62 रुपये थे वो वेरी स्मॉल पोर्शन, और उससे जो है इनके घर में वायरिंग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पंखा भी आ गया, एक टेबल फैन, और बाकी जो जितना भी उनका जो पैसा बचा था 300 रुपये, वो लगभग पूरे बचे रहे इनके। फिर भी होगा, ये खुद बंसल सर ने बात करी। तो इससे उनका रुझान जो है वो पढ़ाई में बढ़ गया। फिर अगर हम बात करें उनकी जो कॉलेज लाइफ थी, तो उसमें उन्होंने BSc कर चुके हैं, वो MSc की हुई है, और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक, मतलब बीटेक, 3 डिग्रियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण डिग्रियाँ हैं उनके पास, तीनों डिग्रियाँ थीं। इसके बाद उनकी जॉब भी लग गई, उन्हें एक जॉब मिल गई थी, और वेल सेटल्ड आराम से वो हो गए थे। जॉब उनको एक UPSC की तरफ से, UPSC पहले भी थी, मतलब 1900 ये अपना कब का है, उसी टाइम से, मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही हमारे इतना क्रेज़ हुआ है, उस समय भी बहुत। तो इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया उसके थ्रू उनको UPSC में भी एक जॉब मिल गई थी, लेकिन शायद उन्होंने वो रिजेक्ट करते हुए एक कंपनी थी जो आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या, सिंथेटिक स्टेपल फैब्रिक नाम की कोई कोटा की कंपनी थी, तो वहाँ पे उनकी जॉब लग गई, और इस जॉब के चलते वो उनका कोटा में आना हुआ। अब आगे सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कोटा का उत्थान कैसे हुआ, कोटा कैसे बना। इनको थोड़े समय के बाद अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, तो ये डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कोटा में, लेकिन कोटा में किसी डॉक्टर के पास इनकी भी इस बात का जवाब नहीं होता है कि इनको क्या हुआ था। उस समय हमारी मेडिकल साइंस भी उतनी डेवलप नहीं थी, डॉक्टर वगैरह। फिर ये गए थोड़े बड़े डॉक्टर्स के पास, थोड़े नामी ग्रामी, तो उन्होंने उनको बताया कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की एक बीमारी है। ये बात है 1979 की, जिस समय इनको ये बीमारी हुई, उस समय की ये बात है। हालांकि इनको पता पहले पड़ गया था, क्योंकि उस समय इतने घातक लक्षण नहीं थे। तो ये बीमारी के बारे में खास बात क्या है कि ये नॉट क्यूरेबल, मतलब कि क्योर नहीं है इस दवाई डिजीज़ की। ऊपर से ये समय के साथ साथ ओवर द टाइम ये बढ़ती रहती है। तो ये 3 चीज़ें थीं।
अच्छा, फिर इसके बाद उन्होंने यूके और यूएसए के कुछ डॉक्टर्स को इन्होंने खत लिखे। तो खत लिखने पे उनका कईयों ने रिप्लाई नहीं करा, उनको वापस से नहीं खत लिखा, लेकिन एक ने लिखा। उन्होंने लिखा कि देखिए, इसके बारे में अभी तक जितने फैक्ट हैं ये सही हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और ये समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अपनी जो इंडस्ट्री की जॉब है वो छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोई ऐसी जॉब में जाइए जिसमें आपको ज़्यादा मोबाइल नहीं होना पड़े, यानी कि आपको ज़्यादा चलना फिरना ना पड़े। और उन्होंने खुद इस जॉब को सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि आप पढ़ाना स्टार्ट करिए, बैठे बैठे अपने घर पे पढ़ाना स्टार्ट करिए बच्चों को। यहीं से वो मोड़ आया जहाँ से बीके बंसल सर ने स्टार्ट किया पढ़ाना। तो उन्होंने सबसे पहले एक स्टूडेंट को पढ़ाया जो कि बहुत वीक था मैथमेटिक्स में। जैसे ही इन्होंने पढ़ाया, विद इन 3 मंथ्स वो बंदा जो मैथमेटिक्स थी उसमें एक्सीलेंट हो गया। इन्होंने खुद ये बात को कहा है। और ये जब पूरी खबर, ये वाकया हुआ, तो उसके बाद जो खबर थी वो पूरी तरीके से मतलब फैलने लगी। कोटा में तो फैली, उसके आसपास के ज़िलों में फैली, इसके बाद धीरे धीरे राज्यों में, फिर कंट्री में फैलने लगी। उसके बाद इनके पास 8th, 9th, 10th और 11th क्लास से स्टूडेंट्स आने लगे। अब इस समय तक इन्होंने इन बच्चों को केवल सीबीएसई पढ़ाया और उस समय जो एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था इंजीनियरिंग का, पीईटी को भी उन्होंने पढ़ाया। पीईटी भी बहुत कठिन होती थी उस समय पे, लेकिन आईआईटी से उसका लेवल कम था। आप जेईई मेंस के लेवल का कह सकते हैं। उसके बाद इनको लगा कि यार आई कांट सिट लाइक दिस, और मैं यहीं पे स्टे नहीं करना चाहता। तो उन्होंने फिर आईआईटी के लिए भी पढ़ाना स्टार्ट करा और यहाँ से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कोटा जो बना है फिर ये उसी का अगला परिणाम था। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि उस समय तक ये पैसे नहीं लिया करते थे बच्चों से। जब इन्होंने शुरुआत में पढ़ाना स्टार्ट करा, ये फ्री में पढ़ाते थे और बहुत सारे बच्चे हो भी गए। तो इनके एक दोस्त थे, उन्होंने इनसे बोला कि आप पैसे चार्ज करो, और उन्होंने बोला कि कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जो कि आप अगर पैसे नहीं चार्ज करते हो तो आपको बिना कहे 100 या 200 रुपये दे देंगे। उस समय 100-200 रुपये बड़ी बात होती थी, तो बिना कहे 100-200 रुपये दे देंगे, लेकिन जो आपके प्रत्येक स्टूडेंट है वो आप में से कोई नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने ये बात कही। उसके बाद से इन्होंने चार्ज करना स्टार्ट करा, यानी कि फीस लेनी स्टार्ट करी। इसके बाद जब ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो वो स्टूडेंट्स जो हैं दुबई और ओमान मिडिल ईस्ट में, तो यहाँ से ये दुबई और ओमान से भी इनके पास स्टूडेंट्स आने लगे। इनकी ख्याति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पे ये केवल मैथ पढ़ाते थे। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मैथ पढ़ाते थे और मैथ पढ़ाने से क्या हुआ कि इनकी जो, देखिए पहली बात तो मोबिलिटी बहुत कम थी और उसके अलावा ये मैथ पढ़ाते थे, तो इन्होंने नई नई मेथड्स डेवलप करना स्टार्ट करी बच्चों को पढ़ाने की। और वो मेथड इतनी इंटरेस्टिंग होती थी कि जो बच्चे थे वो इंटरेस्ट से पढ़ते थे और एज अ रिजल्ट उनका सक्सेस रेट भी बढ़ जाता था। तो आप ये तो जानते हैं कि दुनिया को सक्सेस रेट दिखाना पड़ता है, तभी वो खींची चली आती है। तो जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते थे वो रिजल्ट अच्छा देते थे और रिजल्ट देख करके और बच्चे आने लगे और धीरे धीरे करके ये जो है वो व्यापक पैमाने पे फैल गया। फिर उनकी कोचिंग स्टार्ट हुई और बड़े लेवल पे चीज़ें चली गई। उसके बाद और एलन वगैरह और ये मतलब उसके बाद तो कोचिंग स्टार्ट हो गए। बहुत सारे टीचर आए, बहुत कुछ बदला। इसके साथ साथ इन्हीं की बदौलत है कि आज अगर मैं आपको बताऊं कि कोटा में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट किया कि इन्होंने जनरेट किया है। पहली बात, कोटा पहले इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, तो इंडस्ट्रियल एरिया बोल रहा हूँ, इंडस्ट्रियल सिटी हुआ करती थी और वहाँ पे उस समय हालत बिगड़ रहे थे कोटा के। तो शिक्षण नगरी बनने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट में परिवर्तन आया, उस समय उन्होंने जब टेडएक्स को जो इंटरव्यू दिया था उसमें 1500 करोड़ कोटा की वैल्यूएशन बताई, जो कि अभी 3000 करोड़ की है। हॉस्टल्स पीजी खोले तो बहुत सारे जो मतलब आदमी थे उनको मतलब हॉस्टल से बहुत कमाई हुई, पीजी से हुई। पीजी जिनके थे, एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा हुआ था, उनकी एक्सटर्नल कमाई हुई इससे एडिशनल। टीचर्स, जितने भी टीचर्स थे जो स्कूलों में पढ़ा रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे होते हुए भी उन्हें 10,000 5,000 इस आज के समय के मुताबिक इतनी फीस मिल रही थी। तो इनकी कोचिंग्स वगैरह डेवलप होने के कारण उन लोगों को भी बहुत एम्प्लॉयमेंट मिला। बहुत सारे टीचर्स ने ट्यूशन पढ़ाई, कोचिंग पढ़ाई और जो इंस्टीट्यूट पैदा हुए यहाँ कोटा में उनमें जाकर के पढ़ाया, तो बहुत सारे मात्रा में उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। मैथ्स, क्योंकि बच्चे बहुत आ रहे थे तो मैथ्स स्टार्ट हो गई। स्टेशनरी बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा बिकी। ट्रांसपोर्टेशन में तो बाहर आ गई। बच्चे कोचिंग से दूरी बढ़ने के कारण बच्चों को आने जाने में दिक्कत आने लगी। बच्चे जो रहते थे वो घूमने फिरने भी जाते थे, बाजार भी जाते थे। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेशली ऑटो वालों की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। लॉन्ड्री, बच्चे जानते हैं आप इस उम्र में
बहुत कम बच्चे होते हैं जो कपड़े खुद धोना चाहते हैं अपने, या तो धो पाते हैं। तो लॉन्ड्री के लिए काफ़ी डिमांड हुई, स्वीपर्स के लिए काफ़ी डिमांड बढ़ी इसके कारण। और एजेंट्स, जो कि आप जानते हो अभी भी हॉस्टल्स वगैरह जो आपको ले जाते हैं वो कमीशन के रूप में पैसे कमाते हैं, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी। तो ओवरऑल मतलब गरीब तबका भी उठा, और जो उद्योगपति या अमीर टाइप के लोग हैं जैसे कि हॉस्टल मालिक हो गए या मेस मालिक, वो तो फिर बड़े ही बड़े हैं, उनका तो क्या कहना। ओवरऑल कंज्यूमरिज्म भी बढ़ा, कपड़े इतने सारे बिक्री हुए होंगे आप सोच करके देखिए, और बच्चे घूमा करते होंगे, खाया पिया करते होंगे, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बीके बंसल सर के कारण ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, और इनका बहुत बड़ा हाथ था। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ने पढ़ाना कब स्टार्ट करा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये क्या करते थे, क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे। तो बच्चों को पढ़ाते वक्त ये तो बोर्ड पे लिखने में असमर्थ थे, तो एक व्यक्ति लिखा करता था, सर बोला करते थे। अब इस चीज़ के कारण, क्योंकि ये बोलते हैं वो कुछ का कुछ लिख दे और कुछ गलत चीज़ लिख दे, मिटाना वगैरह, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए ये पहले ही बहुत प्रैक्टिस कर लिया करते थे क्लास से पहले अपने। तो देखिए इस प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन इन्होंने बिठाया हुआ था ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। पढ़ाने में इनका दिमाग पूरा, मतलब स्टीफन हॉकिंग जो इनको कहा करते थे, पढ़ाने में पूरा सर का दिमाग, लेकिन ये चाहते हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसलिए उन्होंने पहले से इतना एफर्ट डाल करके सिंक्रोनाइजेशन बिठाया उस व्यक्ति के साथ जो कि लिखता था। अब एक बात और इन्होंने अपनी बताई अपने बारे में कि इनकी जो रिस्ट थी, इनकी राइट हैंड से ये लिखते थे, इनका हैंड मूवमेंट अच्छा था और फेशियल एक्सप्रेशन, अपर बॉडी जो है वो हल्का काम करती थी और लोअर बॉडी में बेसिकली प्रॉब्लम थी। तो ये लिखते थे राइट हैंड से। तो राइट हैंड से लिखते वक्त इनके साथ क्या होता था कि इनकी जो हाथ की मसल्स थी वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी लिखते लिखते कि इनका जो नॉर्मल हैंड था, वो जो नॉर्मल लोग होते थे ना, उनसे इनका हाथ काफ़ी मजबूत था, इनकी रिस्ट पावर बहुत अच्छी थी। ये खुद बात जो है वीके बंसल सर ने बोली है। सोचिए कोई व्यक्ति लिख लिख कर अपने हाथ की मसल्स को स्ट्रांग बना लेता है, ये कितनी बड़ी बात है। फिर उन्होंने एक बार बोला कि इस बीमारी में सबसे डिफ़िकल्ट बात जो होती है वो होती है कि टाइम पास नहीं होता है। टाइम पास से इनका अर्थ था कि देखिए अब यहाँ पे मोबिलिटी कम है इनकी, तो मोबिलिटी कम होने के कारण क्या होता है कि अगर आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, चलिए यहाँ पे ये तो पढ़ाते थे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, ना उनसे कोई बैठ करके बात करना चाहता है, और क्योंकि उल्टा उनके काम ही करने पड़ेंगे, तो लोग जनरली डिस्कनेक्ट होते हैं ऐसे व्यक्तियों से। तो इनको सजेस्ट किया था, इनके जिस डॉक्टर ने ये सब चीज़ें बताई कि आपका टाइम पास करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये सब टीचिंग प्रोफेशन में अपना इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाया। इन्होंने तभी ये बात को कबूला था कि ज़्यादातर व्यक्ति जो ऐसी अवस्था में होते हैं उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं, और यंग अवस्था में ही वो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा शोध वगैरह में पाया गया था। इन्होंने खुद भी इस बात को बोला, पर इन्होंने बोला बड़े मजाकिया और हंसी के अंदाज में कि अब तो मेरी उम्र नहीं है वैसी, और दूसरी बात मैं करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता क्योंकि अब उनकी बॉडी ऐसी चल फिर नहीं रही है, तो मतलब सक्षम नहीं है वो। फिर उन्होंने उस चीज़ का भी तोड़ देते हुए बोला कि हाँ वो अलग बात है कि मैं स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा ले लूँ या फिर साइनाइड खा लूँ, ऐसी बातें उन्होंने बताई। हालांकि इनका इरादा कोई ऐसा नहीं था, उन्होंने बहुत ही मजाक के ढंग में ये बात बोली। तो मतलब हाँ, इतनी उम्र थी, बिल्कुल ऑनेस्ट नेचर के बोलते जो भी थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ जो भी बोलते थे बिल्कुल ऑनेस्टली बोलते थे। ऐसा कोई वो बड़े ही जमे हुए फॉर्मेट में नहीं बोलते थे कि मतलब जैसे है ना नेता लोग नहीं बोलते बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट बात, बिल्कुल ऑनेस्टली से जो है वो बोलते थे। इनकी शादी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है। इनकी जो दादी थी, इन्होंने शायद दादी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इनकी एक बार ये घर पे आए और इनकी दादी ने इनसे बोला आप तो अपना काम करो, आपके लिए हमने लड़की ढूंढ लिया, आपकी शादी हो गई है और लड़की चोखी है। खुद बोली इन्होंने ये बात, तो इन्होंने मान लिया। उस समय इतना ज़्यादा वो भी नहीं होता था कि मतलब रोका टोकी सवाल जवाब, और इन्होंने मान लिया। तो इस प्रकार से इनकी शादी हुई घर वालों के कहने पे। फिर बाद में इनकी जब कंडीशन अच्छी नहीं रही, चला फ्री में प्रॉब्लम आई, तो इनको पर्सनल असिस्टेंट भी मिल गई, और वाइफ तो इनकी थी ही, तो वाइफ भी इनकी बहुत हेल्प करती थी। लेकिन फिर बाद में इनको पर्सनल असिस्टेंट भी मुहैया हो गई थी। फिर सर बताते हैं वीके बंसल सर कि इनको पॉलिटिक्स में और जो समाज है कोटा का, जितनी मतलब जो लोकल पॉलिटिक्स होती है उसमें बहुत सपोर्ट मिला। कई बार हम देखते हैं अक्सर जो बड़े नाम होते हैं शहर के, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनका पॉलिटिशियंस के साथ काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच होती है, लड़ाई झगड़े दोस्ती यारी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट ही सेड कि इनका पॉलिटिक्स में बहुत सपोर्ट मिला, इनको समाज से बहुत सपोर्ट मिला। फिर उन्होंने एक बात बताई, इन्हें क्लास में एक बार हार्ट अटैक आ गया था।
तो 2:30 उन्होंने खुद बोला, 1:30 की बात है, इन्होंने तुरंत अपने डॉक्टर को कोटा में फ़ोन लगाया और मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। ये बात इन्होंने डॉक्टर्स का कितना इनको सपोर्ट था उस संदर्भ में बोली। इन्होंने बताया बहुत सपोर्ट था डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर्स ने उनको एडमिट कर लिया। एक इनके परिवार के या फिर जान पहचान के इंसान ने बोला कि आप तो लोग तो दिल्ली जाते हैं, आप कोटा में ऑपरेशन करा रहे हो। तो इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सोचा कि मतलब इनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि वो इतने दूर जा सके ट्रैवल करके और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सके, तो इन्होंने कोटा को ही चुन लिया। जबकि सबको पता था कि कोटा में उतनी अच्छी उस वक्त भी फैसिलिटीज़ नहीं थी और ये ज़्यादातर लोग दिल्ली वगैरह और बड़े शहर जा करके अपना ऑपरेशन कराते थे उन्होंने, लेकिन हार्ट का ऑपरेशन कोटा में ही करा लिया और संपन्न हुआ। ये सारी चीज़ें मतलब उनके लिए बहुत अच्छी रही। एक बार की बात है कि अमेरिका से एक जर्नलिस्ट आया जिसको देखना था कि एक व्यक्ति इस अवस्था में है जिसमें आमतौर पर अमेरिका के लोग तो बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं और जिसके कारण सुसाइडल टेंडेंसीज उनमें होती हैं, वो सुसाइड भी कर लेते हैं और क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी तो छोड़ ही दीजिए। उस जर्नलिस्ट ने ये जानने की कोशिश की कि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा ये ऐसा मतलब कैसे कर पा रहा है। और वो जब यहाँ आए उन्होंने देखा और उनके साथ एक क्लास भी अटेंड करी जहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं और क्लास में बच्चों के साथ वो जर्नलिस्ट बैठा हुआ है। उसने ये सारी चीज़ें जो हैं सर के साथ देखी, वो काफ़ी दंग रह गया कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा कोटा का एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। बहुत ही अद्भुत इंसान है। इनके एक केयर टेकर की भी बात इन्होंने कई बार कही हुई है, उसमें बोला है कि महावीर नाम के एक व्यक्ति थे इनके केयर टेकर, जो कि जिन्होंने मतलब इनको बहुत सहायता करी, इनकी बहुत देखभाल करी। उनके ही उपलक्ष्य में या उनके ही लिए इन्होंने एक बात बोली बीके बंसल सर ने कि यदि कल को महावीर मतलब उनके ही शब्द थे और मैं माफ़ी चाहता हूँ उनके शब्दों में प्रेम झलक रहा था तो मेरे में ना झलके जाए। उन्होंने बोला कि महावीर अगर कल को इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये एक्सीडेंट में मर जाए, तो मैं दूसरे दिन साइनाइड खाने की मेरी अवस्था आ जाए। इतने को डिपेंडेंट और इतना उनको प्यार था उनसे महावीर जी से। और उनके साथ साथ मतलब उनके लिए काफ़ी फाइनेंशियल भी बहुत सपोर्ट करा वीके बंसल सर ने, काफ़ी बढ़ चढ़ कर करा और मतलब एक परिवार की तरह उनको रखते थे। वो जानते थे कि उनकी जो लॉयल्टी है, उनकी ईमानदारी है और जो वो करते हैं वीके बंसल सर के लिए, वो मतलब उसकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती है। प्लस वैसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे उन्होंने एक और चीज़ बताई बीके बंसल सर ने, 1998 से 2009 तक जब तक ये पढ़ाते थे बीके बंसल सर, तो उधर पे भीड़ लग जाती थी लोगों की। उन्होंने खुद बोला कि जिस प्रकार भगवान के लिए भीड़ लग जाती है मंदिरों में, उसी प्रकार सेम वे में सेम फैशन में इनके लिए भी भीड़ लग जाती थी। इतने लोग आते थे। उन्होंने बड़ा एम्फेसाइज करा इस बात को कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच में इतनी भीड़ लग जाती थी। और काफ़ी मैं आपको ऐसे उदाहरण भी दिखा सकता हूँ, इनफैक्ट पिक्चर्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ऐसी ही इनकी बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रेम मिलता था दर्शकों से, या फिर कह लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स थे, दर्शक इन द सेंस जितने भी इनके मानने वाले लोग। एक बात मैं अपने तरफ से कहना चाहूँगा इस पूरे संदर्भ में, और मेरी जो राय है कि आपने चिड़िया की आंख वाली बात वो सुनी होगी कि गुरु ने पूछा कि अर्जुन क्या दिख रहा है, उन्होंने बोला केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। ये बात ये दर्शाती है कि आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। आपको एक जीवन में 17 चीज़ों पे ध्यान दोगे तो नहीं कर पाओगे, एक चीज़ पे 2 चीज़ पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे। इसी बात का परफेक्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है बीके सर में, क्योंकि देखिए प्रकृति ने उनके साथ जो खेल खेला उसके कारण उनके पास अदर कोई ऑप्शन रह नहीं गया, जिसके कारण उनकी ऊर्जा, उनकी सारी क्रिएटिविटी उन्होंने पढ़ाई के प्रति समर्पित कर दी और पढ़ाई के प्रति इतने डेडिकेटेड हो पाए। वो सोच करके देखिए, जिस इंसान की अच्छी खासी जॉब हो इंडस्ट्री में, वो भी मतलब अच्छी मतलब वेल सेटल्ड हो सकते थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, और वहाँ से वो ऐसा डिसीजन तो कभी नहीं लेते कि मुझे वापस से पढ़ाना है, क्योंकि हर इंसान का सपना तो यही होता है आखिरकार कि वो अच्छी जॉब करे और सेटल हो जाए। शादी भी हो चुकी थी, सब बातें हैं। लेकिन जब उनको ये बात का पता पड़ा कि मेरे पास ये इतना समय है और मुझे इसके बाद ऐसे ऐसे जीवन यापन करना पड़ सकता है, इतनी इमोबिलिटी आ जाएगी मेरी ज़िंदगी में, तो उन्होंने पढ़ाई का रास्ता चुना। और पढ़ाई की मैं बताऊं, सृजनकर्ता जिस राह में घुस जाए उस राह को चमका देता है, वो उस राह में फूल बिछा देता है, उस राह में पेड़ पौधे अच्छी हरियाली छा देता है। ऐसे इंसान थे वो, क्योंकि पढ़ाई में घुसे। आप खुद देख रहे हो कोटा जैसे छोटे से शहर को, जहाँ आजकल कोटा जैसे अगर आप जियोग्राफिकली देखोगे तो कितने सारे देश में हमारे शहर हैं, आपको लगता है कि वो उतने ही फेमस है जितना कि कोटा है, नहीं है। लेकिन कोटा को उन्होंने इतना फेमस बना दिया,
तो यही वो सृजनकर्ता थे। इनको स्टीवन हॉकिंग्स कोटा का ये भी कहते हैं। तो यही वो सृजनकर्ता हैं जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और उसके बाद कई संस्थान और कई और लोग भी आए जिन्होंने इनके साथ साथ अपना योगदान दिया कोटा को बहुत अच्छा बनाने में। तो ऐसे इंसान थे वो, और एक निष्ठा उनके जीवन में जब आई तब तो और उन्होंने चमत्कार कर दिए। तो इसी के साथ मैं सब यूट्यूब फैमिली, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से बीके बंसल सर को श्रद्धांजलि देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि वो शांति में होंगे जहाँ पे भी होंगे। और आप सब लोग भी कमेंट में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं।